राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कहानी है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी इमोशनल हो जाएंगे। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने घर से भाग जाती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ट्रेन की एसी कोच में मेरे सामने की जो सीट थी उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझसे कहा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला और साथ ही एक नया सा सिम कार्ड भी, जो कि वो अपने फ़ोन में डालना चाहती थी। लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसके पास नहीं था। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और सीट के नीचे जो मेरा बैग था उसमें एक टूल बॉक्स था, जिसमें से मैंने पिन निकाल कर उस लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए वो पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस रिटर्न कर दी। थोड़ी देर के बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया कि कोई परेशानी है आपको? वो बोले सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने मोबाइल मुझे दिया। मैंने मोबाइल देखकर उससे कहा कि ये जो सिम है अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिवेट होने के बाद में आईडी वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद में आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन आखिर में वो क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम खरीदी गई है उसका पूरा ब्यौरा पूछा जाएगा, आप बता दीजिएगा। लड़की बुदबुदाई, ओहो। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें परेशानी जैसी कोई भी बात नहीं है। वो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से दबा रही थी, जैसे कि वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से उससे कहा, आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। आपको कॉल करना है तो आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़की ने कहा, जी नहीं, थैंक यू, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोल दूँगी। लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही मैं जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती है क्या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है मेरा, ना ही मेरा घर है वहाँ। मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए मैं आज़ाद हो जाऊँगी। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद में है अब? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, आखिर किस कैद में थी ये कमसीन सी प्यारी सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा कर लो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने ऐसे ही हंसते हुए पूछ लिया, अकेली भाग रही है क्या आप? आपके साथ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। वो बोली, अकेली नहीं हूँ, साथ में है कोई। कौन? मैंने प्रश्न खत्म नहीं किया। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो मिलेगा और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। मैंने उसकी बात को सुना और कहा, अच्छा ऐसा है क्या? लड़की ने कहा, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये प्यार का मामला है आपका? तो लड़की ने कहा, हाँ जी, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताओ, आपके घर में और कौन कौन है, कितने लोग हैं? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या कोई भी हो सकता है। कोई भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या हो सकता है बहनें हो, भाई नहीं हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता क्या? वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीका, शबीना, अंजलि, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में।
बोली आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा कितने साल की हो गई हो। वो बोली 18 साल की। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आज आपकी। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 28 साल है, यानी आपसे 10 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा लग भी रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के तो निशान बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है, वो भी अगर कोई लड़की घर से भागे तब। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई और बोली मुझे उससे पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली। कहा उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी क्या? उसने हंसकर जवाब दिया नहीं, शायद वो भूल गया ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया होगा, नई सिम और मोबाइल दिया होगा, 3 ट्रेन बदलवाई होगी ताकि कोई भी ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने भी हाँ में सर हिला दिया। हाँ बोली बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, एक बेटी है 2 साल की। ये देखो उसकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्ची की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया वाव सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये सब पैदा हुई है तब मैं कुवैत में था। एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने बड़ी उत्सुकता से पूछा लेकिन आपने जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे जन्नत मेरे हाथों में हो। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था मैं, वापस जाना था लेकिन जा ही नहीं सका। इधर बच्ची का जो बचपन है मैं उसे खराब नहीं करना चाहता था, मैं उसके साथ जीना चाहता था। उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ तब भी घाटे का सौदा होता है अगर मैं अपनी बच्ची को छूट जाऊँ। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाख होगा। उसने पूछा क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा काफ़ी टेक्निकल मामलों से होकर गुजरना पड़ता है, एक लंबी अवधि होती है इसमें। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैंने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया। तो उसने कहा अच्छा, तो परिवार से बहुत प्यार करते हैं आप? उसने कहा हाँ, मुझे दोनों में से एक को चुनना था और मैंने परिवार को चुना। आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार? मैंने परिवार को चुनना ज़्यादा सही समझा। अपनी बेटी को बड़ा होते देखना चाहता था मैं कुवैत वापस गया लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर फिर से लौट आया। लड़की ने कहा वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजरा वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन की शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम सी। मैंने उसे बताया हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा रिजेक्ट करने की कोई भी वजह हो सकती है। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा कुल, कबीला, घर, परिवार, नस्ल या नक्षत्र, इन्हीं में से कोई भी बीच में आ सकता है। इसके इस्तेमाल से जुड़ते हुए रिश्तों की डोर को काटा जा सकता है। बिल्कुल सही। लड़की सहमति से अपना सर हिलाती है और आगे पूछती है फिर आपने क्या किया? मैं बस उस लड़की को देखे जा रहा था। भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत और शान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं घर से भागा नहीं। बिल्कुल सही। लड़की बस मुझे देखे जा रही थी। मैंने कहा खुशबू ने मुझे कहा था कि भाग चलते हैं, जो कि आज मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टुक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उसे समझाया
कि भागने वाले जो जोड़े होते हैं उसमें लड़के की इज्जत पर या शान पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की का पूरा कुल धुल सा जाता है। इसलिए मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी पूरी लाइफ, तुम्हारे घर वालों की पूरी लाइफ इससे खराब हो जाएगी। जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो कोल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू किस्म की कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्द को उस लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोतले का या दोहरा मापदंड गलत होता है, लेकिन समाज में यही सब होता है। ये नज़रिया गलत है मगर अस्तित्व में है। लोगों के अवचेतन मन में भागने वाली लड़की की भद्दी तस्वीर होती है। मैं तुम्हारे पीठ को छलनी करके सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारे माँ बाप को दुखी करके अपनी ख्वाहिशों को मैं पूरा नहीं कर सकता। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर। लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज। परिवार में सबको तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत से रीति रिवाज या कहे कि दहेज की चीज़ें मांगी गई। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तोड़वा डाली। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझा कर मैं फ्रंट पर आ गया और मैंने अब खुशबू का हाथ मांग लिया और इसी तरह से हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा है, आपकी शादी तो हो गई। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि हमारी शादी हो गई, लेकिन हमने घर से भागकर बिल्कुल भी शादी नहीं की। सारी चीज़ें मैंने अपनी किस्मत पर छोड़ दी थी कि जो भी किस्मत में होगा वही मिलेगा। लड़की ने कहा, लेकिन आपको तो खुशबू मिल गई। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप का फैसला हमेशा सही हो या हमेशा गलत हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, औलाद और माता पिता दोनों की सहमति हो, वो सबसे सही माना जाता है। बुरा मत मानना। मैं कहना चाहूँगा, आज तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिससे तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है, ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है भी। उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो। तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, यही इश्क है। तुमने अकल का दखल नहीं दिया, यही इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली है, यही इश्क है। उस खाली स्पेस में इश्क इंस्टॉल कर दिया गया है, पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं है, बल्कि होशियारीगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेन ने नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता है। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है मैडम। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग उसे पत्थर मारते थे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई थी। यही इश्क होता है। उसे दुनिया मजनू के नाम से ही जानती थी, जबकि उसका असली नाम कैश था, जो नहीं इस्तेमाल किया गया। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएगी, पानी नहीं पी पाएगी, जबकि आपको अपने प्रेमी को आजमा कर देख लेना था। उसकी सेहत पर फर्क पड़ता या दिमाग पर, वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को इश्क हो जाता है। वो इश्क नहीं होता, वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर, और कुछ भी नहीं है। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी है। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा,
सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पापा फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन उसने मुझे वापस कर दी। आज जो वो लड़की है वो अपने घर वापस लौट चुकी थी, जो कि घर से भाग चुकी थी। कहानी कैसे लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।